नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र। न्यूज़ वन की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है आज की प्रमुख खबरें। मरणोपरांत शहीद दीपक को दिया गया वीर चक्र। किसान आंदोलन को बदनाम करने सरकार ने रची साजिश। देश में दूसरी बार शुरू हुई आज़ादी की लड़ाई, कहा पूर्व विधायक बन्ना ने। पुलिस की 2 अलग अलग कार्रवाई में 7 किलो गांजा, 13 पेटी नशीली कप सिरप सहित 3 को किया गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। लद्दाख की गलवान घाटी में विगत वर्ष शहीद हुए रीवा के जवान दीपक सिंह को सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए भारत सरकार द्वारा गणतंत्र दिवस के अवसर पर मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया, जिसके बाद लाल की शहादत पर गर्व करते हुए दीपक के परिजनों सहित रीवा वासियों ने हर्ष व्यक्त किया। आपको बता दें कि रीवा जिले के फरेंदा गांव के निवासी दीपक सिंह 23 वर्ष की उम्र में भारतीय सेना में भर्ती हुए थे तथा वर्ष 2019 में उनकी शादी हुई थी, जिसके 6 माह बाद ही देश की रक्षा करते हुए दीपक सिंह शहीद हो गए थे तथा अपने पीछे अपने परिवार को छोड़कर चले गए। अब भारत सरकार ने उनकी शहादत का सम्मान करते हुए दीपक सिंह को मरणोपरांत वीर चक्र से नवाजा गया। चीनी सैनिकों की कायराना हरकत से लोहा लेते हुए लद्दाख की गलवान घाटी में शहीद हुए भारतीय सेना के वीर जवानों में से शहीद दीपक सिंह को प्रदेश सरकार द्वारा 1 करोड़ की सहायता राशि दी गई थी। साथ ही उन्हें एक भवन भी दिया गया था तथा उनकी पत्नी को शासकीय नौकरी दिए जाने की बात प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान द्वारा की गई थी, जिस पर अमल करते हुए उन्हें उक्त सभी सुविधाएं एवं सहायता दिए गए। वहीं आज इस दौरान प्रशासन द्वारा शहीद दीपक सिंह के नाम से तोरण द्वार बनवाया गया, साथ ही यात्री प्रतीक्षालय भी बनवा दिए गए हैं। प्रस्तुत है एक झलकी सहित शहीद की पत्नी रेखा सिंह व भाई प्रकाश सिंह से जानकारी के अंश। आज 26 जनवरी था, तो इसी वजह से मेरे को लगा कि उनके कुछ सम्मान की के लिए कई लोगों ने कार्यक्रम रखा था। उसकी वजह से मैं कल ही छुट्टी पे आया, तो मेरे को शाम को पता चला कि उनको वीर चक्र से सम्मानित किया जा रहा है। तो मेरा जो सीना था गर्व से चौड़ा हो गया, क्योंकि मैं एक सैनिक हूँ ही, उसके नाते मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि जो शहीद होती उसकी शहादत बड़े त्याग बलिदान के बाद उनको शहादत मिलती है। और जो वीर होता है कभी अपने कार्य को दिखाता नहीं, दिखावे में नहीं करता, उसका कार्य अपने आप ही इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम लिख जाता है। और जैसे वीर चक्र का पता चला सभी लोगों को, तो गांव, घर वाले और क्षेत्र वाले सभी लोग बहुत ही गर्व महसूस कर रहे हैं। और उसके अलावा मेरा छोटा भाई था, मैं भी सेना में ही हूँ, तो मेरे लिए तो और गर्व की बात है। हाँ, भाई के हिसाब से अगर देखा जाए तो उनकी कमी मेरे को हमेशा खलेगी, लेकिन गर्व के साथ ही मैं सीना उठा के चलूँगा कि वो मेरा भाई था। प्रदेश सरकार के द्वारा कई घोषणाएं की गई थी उनकी शहादत के बाद, तो क्या कुछ उसमें पूरा हो पाया है? प्रदेश सरकार के द्वारा जो घोषणाएं की गई थी कि शहीद परिवार को सांत्वना राशि, एक परिजन के एक लोग को न सरकारी नौकरी और आवास दिए जाने के लिए बोला गया था, तो उसमें से सांत्वना राशि भी मिल चुकी है और आवास भी मिल गया है। उसके अलावा जो स्कूल का था तो वो भी वर्ग 2 में उनको नियुक्त किया गया है। और जो जैसे स्कूल का नाम है और रोड का नाम था और अस्पताल का नाम के लिए बोला गया था, तो उसका भी काम चल रहा है, वो भी पूरा हो जाएगा। क्या महसूस कर रही हैं आप? कल शाम को ही अनऑफिशियल इन्फॉर्मेशन मिल गई थी। उसके बाद आज मॉर्निंग में ऑफिशियली लिस्ट आई तो वो देखा, और ट्विटर हैंडल आर्मी का जो है उसमें इन्फॉर्मेशन मिली, और कुछ जो यूनिट के 16 बिहार यूनिट के ऑफिसर्स हैं उन्होंने भी मुझे इन्फॉर्मेशन दी कि वीर चक्र मिल रहा है। ये सुनकर बहुत मुझे गर्व महसूस हो रहा है। उनका सपना था, हमेशा यही बोलते थे कि मैं कुछ बड़ा करूँगा, नाम कमाऊँगा, तो उन्होंने किया और उसके लिए उन्हें वीर चक्र मिल रहा है। और जब उनकी पोस्टिंग आई थी तो अभी 5 महीने पहले ही 16 बिहार यूनिट में उनकी पोस्टिंग आई थी, तो ले गए थे 14 फरवरी को यहाँ से छुट्टी से जब गए हैं, तो उसके बाद ही उन्होंने वहाँ ज्वाइन किया है। और फिर यही मई में
5 मई को उनको वहाँ जाना पड़ गया था, जो चाइना के साथ झड़प हुई थी। उसके बाद फिर 15-16 जून को ये सब हो गया। 8 जून को लास्ट टाइम मेरी उनसे बात हुई थी। उसके बाद वहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम रहती थी तो बात भी नहीं होती थी। और फिर जब 15-16 तारीख को ये हुआ तो उनको वही नर्सिंग असिस्टेंट थे, तो फर्स्ट एड का काम था उनका। तो वहाँ फ्रंट लाइन में जाकर उन्होंने, जब पत्थरबाजी हुई तो उनको इंजरी ज़्यादा हो गई थी, बट अपने आप को उन्होंने देखा नहीं और फर्स्ट एड करते गए और 30 से ज़्यादा सैनिकों की जान उन्होंने बचाई और खुद शहीद हो गए। ये सुनकर बहुत गर्व महसूस होता है, लेकिन दुख भी होता है। देश में दूसरी बार शुरू हुई आज़ादी की लड़ाई, किसान आंदोलन को बदनाम करने सरकार ने रची साजिश। 26 जनवरी को दिल्ली में किसान रैली के दौरान कुछ तथाकथित उपद्रवियों द्वारा एक समुदाय का लाल किला प्राचीर पर अपना झंडा लगा दिया था, जिसके बाद पुलिस एवं किसानों के बीच हुई मुठभेड़ में जिसमें करीब 400 पुलिसकर्मी घायल हुए थे, जिसके बाद पुलिस ने अपना कड़ा रुख अपनाया और 37 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इस घटना के बाद आज मऊगंज के पूर्व विधायक कांग्रेस नेता सुखेंद्र सिंह बन्ना ने एक चर्चा के दौरान कहा कि मोदी सरकार किसानों के आंदोलन को बदनाम करने के लिए बार बार साजिश रच रही है। यह सीधे सीधे लोकतंत्र की हत्या जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में बैठकर कर रहे हैं। प्रस्तुत है चर्चा की झलकी। कई अभी घटनाएं देखने को मिली है। अभी एक कार्यकर्ता दिल्ली में किसान आंदोलन चल रहा है। विधायक जी, आप दिल्ली पहले भी गए थे और लंदन में भी आपने सहयोग किया था, और जो 26 जनवरी घटना इसके बारे में क्या है? देखिए क्या है कि यह किसान आंदोलन, मैंने पहले भी कहा था आप सबके माध्यम से कि यह आज़ादी से कमज़ोर लड़ाई नहीं। जिस तरीके से 1947 में देश आज़ाद हुआ था, उसी तर्ज पर जो किसानों के खिलाफ नरेंद्र मोदी की सरकार ने किसान बिल ले आई, उद्योगपतियों के इशारे पर सारा काम हुआ, उसके खिलाफ ये आंदोलन शुरू हुआ। और जो दिल्ली में 26 जनवरी को घटना घटी, किसान शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात जो उन्होंने पहले प्रशासन को बताया था उस तरीके से जा रहे थे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए उसी तरीके का हथकंडा अपनाया जिस तरीके से 1857 में जब क्रांति शुरू हुई तो उस तरीके का इन्होंने षड्यंत्र किया। अपने ही लोगों को भेज करके आंदोलन को एक तरीके से उन्होंने खूनी बनाने का प्रयास किया। ये तो ईश्वर की कृपा थी कि इस आंदोलन में लाल किले पर नरेंद्र मोदी जी के अत्यंत करीबी लोग जाकर के झंडे फहराए और उसमें जो है इधर उधर किए। उनकी तो और बड़ी साजिश थी कि कोई और बड़ी घटना घट जाए, लेकिन संयोग अच्छा था कि इतनी बड़ी घटना नहीं घटी। किसानों ने बड़े साहस से आप पुलिस की बर्बरता को झेला है। अब पुलिस ने पहले लठ चलाए, सारा कुछ किया, लेकिन किसान अपने ही स्थिति में बने रहे और वो शांतिपूर्ण तरीके। लेकिन इसके बावजूद नरेंद्र मोदी सरकार ने उनके ऊपर आपराधिक प्रकरण दर्ज किए और मैं समझता हूँ ये पूरी तरह से आंदोलन को दबाने के लिए सारे हथकंडे अपना लिए हैं। देखिए, सरकार के पास 72 हथकंडे होते हैं। 72 मतलब है कि कई हथकंडे होते हैं और खासकर नरेंद्र मोदी जी का पूरा कब्जा है हर स्तर पर। वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी किसान की जड़ इतनी कमज़ोर भारत में नहीं है। और मैं समझता हूँ ये लड़ाई आर पार की है और बाकी तो सरकार हथकंडे अपनाएगी। और कोई छोटे मोटे आंदोलन होते हैं तो वो फर्जी तरीके से हथकंडे अपना लिए जाते हैं। अब इसी में 395 का अपराध दर्ज कर दिया गया है। कौन सा किसान लूट कर गया? क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ है। किसान तो शांतिपूर्ण मार्च किए हैं, लेकिन अपराध दर्ज कर लिए गए। अब उसमें जो है पता नहीं कितने लोगों का नाम जोड़ा जाएगा, लेकिन अभी किसान जमे हुए हैं और मैं समझता हूँ कि ये लड़ाई आर पार की। नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक लग्जरी कार से 7 किलो गांजे की खेप को पकड़ा। वहीं एक इनोवा कार से 13 पेटी नशीली कप सिरप की खेप सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया। विगत रात्रि चौराटा थाना पुलिस को मिली मुखबिर से सूचना के बाद रीवा पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह के निर्देश पर पुलिस द्वारा एक टीम बना काले रंग की होंडा सिटी कार का पीछा करते हुए घेराबंदी कर कार को रोक लग्जरी तलाशी लेने पर कार के अंदर से 7 किलो गांजा पकड़ा गया, जबकि वाहन चालक फरार हो गया। 70,000 की कीमत की गांजे की खेप सहित वाहन
क्रमांक MH01AC 5656 को जब्त कर थाने में खड़ा कर दिया गया। वहीं सुहागी थाना प्रभारी पवन शुक्ला द्वारा मुखबिर से मिली सूचना के बाद कार्रवाई करते हुए प्रयागराज से सीधी की ओर ले जाई जा रही अवैध नशीली कफ सिरप की खेप को इनोवा वाहन क्रमांक UP 62 AF 5000 को सुहागी पहाड़ पर घेराबंदी कर 13 पेटी नशीली कफ सिरप सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि NDPS एक्ट की कार्रवाई करने को लेकर विगत 26 जनवरी को रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी द्वारा सुहागी थाना प्रभारी पवन शुक्ला की सराहना भी की थी। प्रस्तुत एक झलकी सहित चौराटा थाना प्रभारी शिवपूजन मिश्र व सुहागी थाना प्रभारी पवन शुक्ला से जानकारी के अंश। ये मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति जो है तो गांजा लेके आ रहा है, तो उसे स्टाफ के द्वारा घेराबंदी करके पकड़ा गया। उसमें कार में करीब 7 किलो गांजा बरामद हुआ है और आरोपी सुबह भाग गया, आरोपी नहीं मिल पाया है और इसमें NDPS के तहत कार्यवाही की जा रही है। कहाँ की गाड़ी और आरोपी? ये गाड़ी नंबर MH01AC 5656 ये सौरभ शुक्ला है, उसको स्टाफ पहचानता था। सूचना लगातार मिल रही थी कि ये गांजे का तस्करी करता है और आज सूचना पे कार्यवाही की गई है। जल्द ही आरोपी गिरफ्तार किया जाएगा। कहाँ से गांजा ला रहा था सर इसको? अब चूंकि वो मिल जाए तो समझ में आ जाए, जब तक आरोपी मिलता नहीं है तो पता नहीं चलेगा कहाँ से ले आ रहा कैसा है, तो बात का विषय है। गांजा की कीमत सर कितनी आकी जा रही है? करीब 70,000 रुपये। आपने देर रात कार्रवाई की है जिसमें 13 पेटी कोरेक्स पकड़ लिया, तो सर पूरा मामला क्या है? ये मुखबिर से सूचना मिली थी कि प्रयागराज उत्तर प्रदेश से वाहन क्रमांक UP 62 AF 5000 में 3 व्यक्ति अवैध नशीली सिरप ले करके सीधी जा रहे हैं। मुखबिर की सूचना पर रेड कार्रवाई की गई और इनको पकड़ा गया। इनके पास से 13 पेटी अवैध कफ सिरप बरामद हुई है, जिसे नशे के रूप में लोग इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे SP साहब ने एक मुहिम छेड़ रखी है, उसी मुहिम के तहत ये कार्रवाई की गई। कितने आरोपी गिरफ्तार हैं? इसमें 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और अभी उनसे पूछताछ चल रही है। इसमें जो लोगों ने भेजा था और जहां ये माल जा रहा था उनके बारे में भी हम लोग पता करने का प्रयास कर रहे हैं, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। छात्र संगठन NSUI द्वारा आज शुभम सिंह चंदेल के नेतृत्व में TRS कॉलेज के प्राचार्य का घेराव कर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान छात्र संघ के सदस्य, पदाधिकारी एवं छात्र उपस्थित रहे। ज्ञापन के दौरान छात्रों ने TRS कॉलेज के प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए कहा कि MPhil के छात्राओं को 1.5 वर्ष पूर्ण होने के बाद भी न तो कक्षाएं संचालित की जा रही, जबकि प्रथम सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम भी अभी तक घोषित नहीं किए गए। जिसके बाद उक्त छात्र संगठन ने प्राचार्य का घेराव कर अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा, जिसके बाद प्राचार्य डॉक्टर अर्पिता अवस्थी द्वारा शीघ्र ही परीक्षा परिणाम घोषित किए जाने का आश्वासन दिया गया। प्रस्तुत छात्र नेता शुभम सिंह से जानकारी के अंश। आज हम लोग सब यहाँ पे MPhil के छात्र छात्राएं उपस्थित हैं। आज हम लोग यहाँ पे TRS कॉलेज प्रबंधक के पास अपनी मांग लेके आए थे। हम लोगों ने आज से 1.5 वर्ष पूर्व MPhil में एडमिशन लिया था, जिसमें हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा तो दे दिए थे फरवरी मार्च के। उसके बाद कोरोना काल आ गया था, उसके बाद कॉलेज बंद हो गई थी। उसके बाद हम लोग को 1.5 साल पूरा होते आ रहा है, हम लोग को आज तक प्रथम सेमेस्टर की मार्कशीट नहीं मिली, रिजल्ट ही नहीं आया। उसके बाद आज 1.5 वर्ष बाद हमारा नामांकन का वो पोर्टल ओपन हुआ, जिसमें हम लोग को किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई और उसमें 1150 रुपये लेट फीस की मांग करने लगे। ये सबसे बड़ी शर्मसार वाली बात है कि आज TRS कॉलेज में सभी कक्षाएं संचालित हो रही हैं। सिर्फ MPhil एक TRS कॉलेज में ऐसा कोर्स है जिसकी ना तो क्लासेस चल रही हैं, ना तो रिज़ल्ट का पता है, ना कि उसमें नामांकन की कोई जानकारी है। उसी चीज़ को लेके आज हम TRS प्रबंधक के पास माप करने आए थे, जिसमें हमारी प्रिंसिपल मैडम ने आश्वासन दिया कि 2 से 3 दिन के अंदर आप लोगों का रिज़ल्ट हम ओपन करेंगे। और नामांकन के लिए उन्होंने TRS प्रबंधक ने
विश्वविद्यालय को ठहरा दिया, जिम्मेदार विश्वविद्यालय को ठहरा दिया कि आप लोगों ने पूर्व में प्राचार्य महोदय से बात की थी, तो क्या कहना था उनका? इसके पूर्व प्राचार्य महोदय से हमने बात नहीं की थी। अभी फर्स्ट टाइम हमने प्राचार्य महोदय से बात की है, इसमें उन्होंने जो आश्वासन दिया मैंने आपको बता दिया है। इसी के साथ धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभम सिंह चंदेल है, मैं टीआरएस कॉलेज से स्टूडेंट यूनियन। आरटीओ की कार्रवाई से परेशान हुए आधा सैकड़ा मजदूर 2 दिनों से नसीब नहीं हुई रोटियां। प्राप्त जानकारी के अनुसार राजस्थान पास बस को विगत दिवस पूर्व हनुमाना आरटीओ चेक पोस्ट पर परमिट न होने के कारण रोक लिया गया था। वहीं ड्राइवर द्वारा कुछ पैसे दिए जाने के बाद उसे एक दिन पूरा खड़ा कराए जाने के बाद छोड़ा गया, जबकि हनुमाना से चली उक्त बस को रीवा आरटीओ द्वारा पुनः रोक ली गई। उक्त बस चोर रास्ते से रीवा है, जिसे आरटीओ उड़न दस्ता द्वारा वैधानिक कार्रवाई करते हुए रोका गया। जबकि बस सवार यात्रियों से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि एक दिन हनुमाना में आरटीओ एजेंट द्वारा बस रोकी गई थी और ड्राइवर द्वारा पैसा देने के बाद छोड़ दिया गया था। वहीं अब पुनः विगत दिवस उक्त बस को टोल नाके से पकड़कर आरटीओ में खड़ा करा दिया गया और इस दौरान जहां बस यात्री अपने गंतव्य जाने के लिए परेशान हो रहे हैं, वहीं कोई व्यवस्था न होने पर भूख से बिलख रहे हैं। जब मीडिया द्वारा हस्तक्षेप किया गया तब रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल द्वारा सेंट्रल किचन से उक्त श्रमिकों को खाने की व्यवस्था कराई गई। वहीं इस कार्रवाई में बराबर विरोधाभास दिख रहा है। प्रस्तुत है सवारी श्रमिकों सहित आरटीओ मनीष त्रिपाठी से जानकारी के अंश। तार नहीं है, घंटे के अंदर तुम लोग चले जाओगे, गाड़ी व्यवस्था हो गई है, खाना खाओ, आओ आराम से। लालपुर टोला, थाना भवानीपुर और जिला पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट। ये आप लोग कहाँ जा रहे थे? हम लोग काम करने जा रहे थे होशंगाबाद। क्या काम करते हैं आप? और रेते का नदी में गाड़ी लोड करते हैं हम लोग। कब से निकले थे और आज कहाँ कितने दिन से? हम लोग निकले हैं 24 तारीख को। और यहाँ कब से फंसे हैं आप? यहाँ से फंसे हैं कल से। हाँ। क्या व्यवस्था क्या थी, किस लिए फंसा है, गाड़ी क्या रोकी गई? उतना मालूम नहीं है, लेकिन गाड़ी ड्राइवर ले आके यहाँ के छोड़ दिया है और शाम को कल भाग गया ड्राइवर। पकड़ ला। कौन पकड़ा है गाड़ी? डीटीओ आरटीओ। हाँ, वही आरटीओ वाले पकड़ा है। अब किस तरह की समस्या आ रही है आप लोगों को यहाँ पे? समस्या तो हम लोगों का जाने का है, यहाँ से किसी तरह से निकलना है। कोई गाड़ी से खाने पीने का यही व्यवस्था नहीं है। कब से भूखे आप लोग? कल परसों से हैं भूखे हम लोग। अभी क्या कुछ बात हुई, कहीं कुछ व्यवस्था तो यहाँ का कर्जालय से वो किया था थोड़ा बहुत कल को, वही से थोड़ा बहुत चला, रात में चला और सुबह भी चला है। अभी तक तो वैसे ही हैं। काम करते हैं, मजदूरी करते हैं और क्या। कहाँ जा रहे थे? जा रहे थे होशंगाबाद। कुल कितने लोग थे आप लोग? 48 आदमी एक बस में। अभी यहाँ किस तरह की समस्या आ रही है? समस्या ये है कि डीटीओ ने पकड़ लिया और यहाँ पर लाया है। आरटीओ के द्वारा कोई व्यवस्था करवाई गई आप लोग? खाने पीने डीटीओ के द्वारा नहीं किया गया है। एक बाबा है यहाँ का, वही बाबा ने बोला है खाना पीना ला के दिया और खाए बनाए खाना। अब निकलने की व्यवस्था कुछ हो रही है कि नहीं? पैसा कौड़ी एक भी नहीं है। 2050 रुपये व्यक्तिगत आदमी से ये गाड़ी वाले लिया और वहाँ से बुक करके भेज दिया। हमको ये पता नहीं है कि गाड़ी कागज़ है कि ना है, ये तो पता हम लोग को नहीं था। हम रात में चढ़े और यहाँ पर ये जो है ना हनुमान बोर्ड जो बोलता है बॉर्डर, वहाँ एक दिन रोक लिया। वहाँ तो दिन भर रह गया। शाम को वहाँ से फिर गाड़ी छोड़ा, कुछ पैसा डिलीवर दिया, वहाँ से छोड़ा तो इधर फिर पुल टैक्स में पकड़ लिया एटीओ ने। वहाँ से लेकर को यहाँ कल लेके सवेरे यहाँ दिया। खाना ना पाए अभी तक? खाना वाना खाएँ सवेर को, जो रात में बचा था वही खाएँ। थे यहाँ दोबारा रुके हुए, क्या वजह है? कई मजदूर हैं, 45 आधा सैकड़ा मजदूर परेशान है 3 दिन से। क्या ये एक्चुअली परिवहन सुरक्षा स्क्वाड ने नियमित चेकिंग के दौरान ये पाया कि इस वाहन में मध्य प्रदेश का टैक्स जमा नहीं है और ना ही इस वाहन का परमिट है। तो वह इस गाड़ी को जो है उन्होंने जब्त करके यहाँ पर खड़ा किया। अब क्या व्यवस्था की जा रही है? और आधे घंटे पूर्व हमको मालूम पड़ा आज की इसमें जो है कई लोग सवारी हैं, उस सवारी को ले जाने की व्यवस्था उस बस मालिक ने नहीं की है ले जाने की। जबकि ये होता है अगर गाड़ी जब्त हुई है उस वाहन स्वामी की, तो वाहन स्वामी को तत्काल दूसरी व्यवस्था के तहत लोगों को वहाँ पहुँचवाना चाहिए।
लेकिन हमें जैसे जानकारी लगी कि इसमें लोग हैं तो तत्काल हमने उनके भोजन की व्यवस्था करवाई है, वो भोजन कर रहे हैं। और जो वाहन स्वामी हैं वो टैक्स और पेनल्टी जमा करा रहा है, उससे मेरी बात हुई है। अगर वो 15-20 मिनट के अंदर टैक्स पेनल्टी जमा करके और अपना वाहन छुड़वा लेते हैं तो उसी वाहन से वो मजदूर चले जाएंगे। इनकेस यदि वो ऐसा कर पाने में समर्थ नहीं है, असमर्थ है, या कि बोलते हैं कि बाद में करेंगे, तो इसलिए हमने वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में एक और बस बुलवा ली है जिससे मजदूर परेशान ना हो, उनको उनके गंतव्य स्थल तक भेजा जा सके। उनका कहना था कि हनुमाना में रुकवाई गई थी, वहाँ पे पैसे दिए गए, उसके बाद फिर यहाँ दोबारा रुक दी। नहीं, वो गाड़ी हनुमाना में नहीं रुकी, वो चोर रास्ते से आई है एक्चुअल में, हमें जो जानकारी लगी है। क्योंकि अगर वहाँ रुक गई होती तो वहीं पकड़ गई होती वो, क्योंकि वो परमिट भी नहीं है उसमें और मध्य प्रदेश का टैक्स भी जमा नहीं है, तो यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती, वो वहीं पर ही जब्त हो गई होती। कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण शुरू हो गया और जिले में बने अलग अलग फोकल केंद्रों में टीकाकरण किया जा रहा है, जिसके लिए कोविन ऐप के माध्यम से पंजीकृत हितग्राहियों को मैसेज आता है। वहीं वेरिफिकेशन पश्चात कोविशील्ड का टीका दिया जा रहा है। इसी कड़ी में आज कोरोना काल में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे नोडल अधिकारी डॉक्टर प्रभाकर चतुर्वेदी को कोविशील्ड का टीका लगाया गया। इस दौरान उन्होंने न्यूज़ वैन के माध्यम से जनमानस को जानकारी देते हुए बताया कि कराना जरूरी है। डॉक्टर प्रभाकर चतुर्वेदी, अभी आपको कोरोना का वैक्सीन का टीका लगा और जिला हॉस्पिटल में, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, कोई परिवर्तन किसी भी प्रकार का ऐसा नहीं है जिससे कोई तकलीफ या नुकसान या परेशानी लग रही हो। सहज और सामान्य ही सब कुछ है, कोई परेशानी नहीं है। अभी आपको कोरोना वैक्सीन का टीका लगने के बाद इन्होंने आपको बताया कि आधा घंटा रुकना है, ये क्यों रुकना है, इससे क्या फायदे हैं? 30 से 40 मिनट तक रुकना चाहिए, इसलिए कि वैक्सीन लगने के बाद पूरे शरीर में वो रक्त कोशिकाओं के माध्यम से चली जाए और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत और परेशानी कभी कभी किन्हीं कारणों से होती है तो उसके लिए जो सेंटर है उस सेंटर में उसकी व्यवस्था है और उसका इंतज़ाम किया जा सके। कोरोना वैक्सीन का जैसे टीका लगा आज पहली बार, क्या डॉक्टरों ने और भी कोई राय दी है आपको? नहीं, हम तो चिकित्सकों को बीच में रहते हैं, चिकित्सक ही हैं। वैक्सीन तो सबको लगवाना ही चाहिए क्योंकि कोरोना महामारी का जो उपाय है, कोई दवाइयाँ तो है नहीं, वैक्सीन ही इसका उपाय है और वैक्सीन सबको लगवाना चाहिए। वैक्सीन लगने से शरीर के अंदर जो वैक्सीना कोविड-19 से लड़ने की एक प्रतिरोधक क्षमता बनती है, इसलिए यह सबके लिए आवश्यक है, ज़रूरी है। इससे किसी प्रकार की डरने या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके 2 टीके लगते हैं, बूस्टर डोज 28 दिन बाद लगेगा। उसकी सूचना भी SMS के माध्यम से आएगी। ये आज की सूचना भी SMS के माध्यम से मोबाइल फ़ोन पे आई है और 28 दिन में जो दूसरा टीका लगना है उसकी सूचना भी 28 दिन बाद या उसके पहले, उसके पूर्व 1 दिन पूर्व यहाँ पर आएगी। चलते चलते आज की प्रमुख खबरें एक बार पुनः। मरणोपरांत शहीद दीपक को दिया गया वीर चक्र। किसान आंदोलन को बदनाम करने सरकार ने रची साजिश। देश में दूसरी बार शुरू हुई आज़ादी की लड़ाई, कहा पूर्व विधायक बन्ना ने। पुलिस की 2 अलग अलग कार्रवाई में 7 किलो गांजा, 13 पेटी नशीली कफ सिरप सहित 3 को किया गिरफ्तार। आज की खबरों में बस इतना ही। कल पुनः उपस्थित होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।